So the question here is, consider the following Boolean functions. F1 is equal to a into b bar plus a into c plus a bar into b into c bar, and F2 is equal to a into c plus b into c is realized by the use of programmable logic array, that is PLA full stop. The number of buffer inverter, comma, AND gate and OR gate are so and so and so respectively. Option A 3, 4 and 2, option B 2, 3 and 4, option C 4, 3 and 2, ऑप्शन डी 2, 4 एंड 2। सो इसका थोड़ा हम लोग डिटेल सॉल्यूशन में देखते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीएलए में नंबर ऑफ एंड गेट क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है। यहाँ पर प्रोग्रामेबल से क्या सेंस है, प्रोग्रामेबल से हमारा सेंस है कि जितना नंबर प्रोडक्ट टर्म होगा उतना हमको यहाँ पर एंड गेट लेना है। सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ और गेट भी प्रोग्रामेबल होता है। सो जितना हमारे पास फंक्शंस होगा उतना हमको यहाँ पर और गेट लेना है। अगर आप इस F1 F2 के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये F1 F2 तीन वेरिएबल का फंक्शन है। तो सबसे पहले जितने वेरिएबल का फंक्शन होता है उतना नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर हमको लेना होता है। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि ये हमारा बफर इन्वर्टर है और इनपुट क्या है, यहाँ पर A है। सो दिस इनपुट A इज प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल आउटपुट एज ए एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट एज ए बार थ्रू दिस बबल। ये बबल का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। सो यहाँ से ये जो हमारा ट्रायंगल है ये बफर की तरह काम करता है, ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा इन्वर्टर की तरह काम करता है। सो इट इज़ प्रोड्यूसिंग है ए एंड ए बार। सिमिलरली फॉर दिस वन इट इज़ प्रोड्यूसिंग है नॉर्मल आउटपुट एज ए बी एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट एज ए बी बार। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरे में क्या है, सी। सो दिस इज प्रोड्यूसिंग है एज ए नॉर्मल आउटपुट सी एंड सी बार। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग इसको रियलाइज करते हैं। सो द फर्स्ट टर्म फॉर F1 इज ए बी बार। सो ए कहाँ से मिल रहा है, तो ए यहाँ से मिल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा इसमें क्या है, बी बार। सो बी बार कहाँ से मिल रहा है, तो बी बार यहाँ से मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बार। सिमिलरली हमारा दूसरा टर्म क्या है, ए सी। सो ए यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से हमको ए मिल रहा है और यहाँ से हमको सी मिल रहा है, तो ये एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए सी। उसके बाद तीसरा टर्म क्या है, ए बार इंटू बी इंटू सी बार। सो ए बार हम लोग को यहाँ से मिल रहा है और उसके बाद बी यहाँ से मिल रहा है और सी बार यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हम लोग को ए बार इंटू बी इंटू सी बार। अब यहाँ पर हम लोग F2 को देखते हैं, तो F2 में क्या है, ए सी, जो कि ऑलरेडी F1 में भी हमारा टर्म है और वो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसको फिर से रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका दूसरा टर्म क्या है, तो बी सी। सो बी सी क्या होगा, तो ये है हमारा बी, यहाँ से आ रहा है बी और यहाँ से आ रहा है सी। सो दिस इज प्रोड्यूसिंग हेयर द आउटपुट एज ए बी सी। अब देखिए कि F1 में क्या क्या टर्म है, तो ए बी बार। तो ये लाइन हमारा ए बी बार का है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस डालेंगे। फिर उसके बाद इसका दूसरा प्रोडक्ट टर्म क्या है, ए सी। तो यहाँ से हमको मिल रहा है प्रोडक्ट टर्म ए सी, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, ए बार इंटू बी इंटू सी बार। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमको मिल गया ये F1 फंक्शन, डैट इज़ ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए बार इंटू बी इंटू सी बार। अब सिमिलरली F2 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से ए सी हमको मिल रहा है तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे और ये बी सी यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे तो हमको यहाँ पर F2 मिल गया। ये क्रॉस का क्या मतलब है, इट इज़ प्रोग्रामेबल। और कहीं पे डॉट रहता है, सो डॉट का मतलब क्या होता है, फिक्स, इट इज़ सोल्डर्ड। तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये हमको मिल गया F1 F2। अब ये हमने इतना रियलाइजेशन इसलिए आपको दिखाया है कि एग्ज़ाम में आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन द सेंस वहाँ पर आपको सर्किट रियलाइजेशन दे देगा और ये टाइप का एक्सप्रेशन फंक्शन पूछ सकता है, या फिर आपसे मीन टर्म पूछ सकता है, मैक्स टर्म पूछ सकता है। तो अगर ये आता है तो एग्ज़ाम में आप आसानी से वहाँ पर निकाल सकते हैं। हम लोग को यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ़ डिफरेंट लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पर जैसे कि साफ साफ दिख रहा है, नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर, नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर कितना हो जाएगा, तो जितने वेरिएबल का ये फंक्शन होता है, F1 F2 हमारे तीन वेरिएबल का फंक्शन है ए बी सी, तो उतना नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर चाहिए, जो यहाँ पे दिख भी रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 3। अब उसके बाद जितना डिफरेंट प्रोडक्टर, तो जैसे कि यहाँ पर ए बी बार है, ये ए बी बार है, ये ए सी है, ए बार इंटू बी इंटू सी बार है, बी सी है, तो जितना नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट टर्म है उतना हमको नंबर ऑफ एंड गेट चाहिए। तो नंबर ऑफ एंड गेट क्या हो जाएगा,
तो नंबर ऑफ एंड गेट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4। और जितना डिफरेंट फंक्शन है, यहाँ पर F1 F2 है, दो डिफरेंट फंक्शन है, तो दो और गेट, अगर 3 होता है तो 3 और गेट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ और गेट इज इक्वल टू 2। सो इस तरीके से हमको मिल गया नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर 3, नंबर ऑफ एंड गेट 4, नंबर ऑफ और गेट 2। अब इसको हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये क्वेश्चन MCQ से बिलोंग करता है, तो कोई एक आंसर सही होगा एंड दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए में हमारा है 3, 4 एंड 2 जो हम लोग को मिला है वहाँ पर। So option A is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the following boolean functions. F1 is the function of x, y, z is equal to sum of mean term 1, 2, 4, 7, and F2 is also the function of x, y, z is equal to sum of mean term as a 3, 5, 6, 7. The size of PROM required to realize the above function is ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 8/2, ऑप्शन डी 2/8। सो यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि PROM हमारा यूज़ होता है एज ए मेमोरी एलिमेंट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इसका दूसरा एप्लीकेशन है, वी कैन यूज़ दैट PROM टू रियलाइज कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑल्सो। सो जैसा कि यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ है F1 F2 एज ए सम ऑफ मीन टर्म। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि PROM में हमारा एंड गेट, नंबर ऑफ एंड गेट इज़ फिक्स्ड एंड नंबर ऑफ और गेट इज़ प्रोग्राम्ड। सो नंबर ऑफ और गेट प्रोग्राम का मतलब है कि हमारे पास जितना फंक्शन होगा, अगर यहाँ पर F3 होता है, F4 होता है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ और गेट हमारा चेंज होगा। लेकिन हमारा जो नंबर ऑफ एंड गेट है वो फिक्स होगा, और वो डिपेंड करेगा क्या चीज़ पे, कि कितने वेरिएबल का ये फंक्शन है। तो यहाँ पर ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है। सो यहाँ पर ये x, y, z, so we can say that the number of variable here it is 3. सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि PROM के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, सर्किट डायग्राम को देखेंगे, तो पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेज में डिकोडर यूज़ होता है। और डिकोडर कैसे बनता है, तो यहाँ पे बफर इन्वर्टर एज वेल एज एंड गेट। सो यहाँ पर जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंगली हम डिकोडर को ऑप्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा नंबर ऑफ एंड गेट फिक्स हो जाता है। तो n यहाँ पर 3 है, तो हमको ऐसा डिकोडर लेना होगा जिसका 3 इनपुट हो। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल में लिया है, दिस A2, A1, A0, दिस इज ट्रीटेड एज ए इनपुट फॉर दिस डिकोडर। हियर आई कैन राइट दिस एज ए x, y, z ऑल्सो। सो यहाँ पर अगर 3 इनपुट है डिकोडर का, तो इसका मैक्सिमम आउटपुट लाइन्स क्या होगा, तो 8 आउटपुट लाइन्स होगा। सो PROM के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि दिस नंबर ऑफ इनपुट फॉर द डिकोडर इज सेम एज लाइक एड्रेस लाइन ऑफ द PROM, और नंबर ऑफ आउटपुट्स ऑफ दिस डिकोडर इज सेम एज लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ एड्रेसेस ऑफ दिस PROM। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एड्रेस लाइन है एज ए A0, A1, तो हमको जो डिकोडर चाहिए वो हमको 2:4 का चाहिए, और नंबर ऑफ एड्रेस लाइन 2 है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। सो यहाँ पर 4 डिफरेंट एड्रेसेस होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर ये हमारा 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इनपुट हमारा क्या हो गया, इसके डिकोडर के लिए 3 हो गया, और इसका आउटपुट लाइन क्या हो गया, 8 हो गया। सो यहाँ पे PROM का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, तो PROM इज स्पेसिफाइड एज 2 to the power a into d, where this a is number of address line, और यहाँ पर अगर हम लोग को कॉम्बिनेशन सर्किट को रियलाइज करना है, तो जितने वेरिएबल का ये फंक्शन है वो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में x, y, z 3 है, तो ये हो जाएगा 3। अब d क्या होता है, तो नंबर ऑफ डेटा लाइन्स। सो नंबर ऑफ डेटा लाइन्स क्या चीज़ से मैच करना चाहिए, तो नंबर ऑफ डेटा लाइन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस वी नीड। सो हियर इट इज हैविंग 2, सो हियर वी विल राइट इट हियर 2। तो यहाँ पर किस साइज का ROM चाहिए इस दोनों फंक्शन को रियलाइज करने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power size of the ROM required to realize this function is 2 to the power number of address line into d, that is 2 to the power 3 into d is two different functions, so 2 will become here as a data line, so here it will be called here as a 8/2.
सो जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि ये MCQ है, तो उसके हिसाब से टू रियलाइज दिस टू फंक्शन इट इज़ रिक्वायर्ड 8/2 दैट इज़ मैचिंग विथ ऑप्शन सी। हम यहाँ पर एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे कि नंबर ऑफ एंड गेट फिक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपका जितना भी मीन टर्म है, चाहे वो 2 मीन टर्म हो, चाहे 3 मीन टर्म हो, अगर ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो आपको यहाँ पर 3/8 का डिकोडर लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर नंबर ऑफ एंड गेट 8 फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जितना प्रोडक्ट टर्म होगा उतना नंबर ऑफ एंड गेट होगा, तो वो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि एंड गेट इज फिक्स फॉर द पीरोम, और गेट हमारा जितना भी यहाँ पर F1 F2 हमारा आते जाएगा उसके हिसाब से वो हमारा चेंज होते जाएगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is option C, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is a PROM is specified as 4K by 8, comma, the size of decoder required to implement this PROM is option A 10/1024, option B 12/4096, option C 8/256, ऑप्शन डी 10/4096। सो यहाँ पर ये पीरोम का स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ, दिस इज 4K/8, सो देयर साइज इज गिवन हेयर और कैपेसिटी इज गिवन हेयर 4K/8। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 2⁻10 इंटू 8, फिर इसको रीअरेंज कर सकते हैं, सो 2⁻12 इंटू 8। सो यहाँ पर नॉर्मल इसका जनरलाइज फार्मूला क्या होता है इसके कैपेसिटी का या साइज का, इट इज 2⁴A इंटू डी। सो ए क्या है, वेयर ए इज नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस क्या हो गया हमारा, तो 12, और डी क्या होता है, डी इज नंबर ऑफ डेटा लाइंस, डी इज नंबर ऑफ डेटा लाइंस। सो दिस इज हेयर 8। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल आंसर जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा साइज ऑफ ये पीरोम लेते हैं, उसको समझते हैं और फिर यहाँ पर आएंगे। सो जैसे कि हम यहाँ पर एक पीरोम ले रहे हैं विद द साइज ऑफ 4/4। सो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसका साइज लिखे 4/4, इसको लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 4। सो अगर आप इसको इसे कंपेयर करेंगे 2⁻A इंटू डी, यहाँ पर इसका यूनिट्स होता है बिट्स। सो यहाँ पर 2⁻A इंटू डी, सो यहाँ पर A क्या मिल गया हमको, तो A मिल गया 2 और D मिल गया 4। सो यहाँ पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि PROM का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, डिकोडर होता है। और डिकोडर किस साइज का होना चाहिए, तो यहाँ पर ये डिकोडर होता है और ये डिकोडर का साइज क्या होना चाहिए, तो डिकोडर का साइज डिपेंड करेगा कि आपका नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितना है। सो जितना हमारा नंबर ऑफ एड्रेस लाइन होगा उतना डिकोडर का इनपुट होगा। तो इस केस में 2 एड्रेस लाइन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 A0। अब हम जानते हैं कि डिकोडर का अगर इनपुट 2 है तो उसका मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है, तो 4। तो उसको हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे हैं 0 1 2 3। सो यहाँ पर क्या हो गया, 4 नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स हो गया इस डिकोडर का, और ये हमारा रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड होता है जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सो यहाँ पर ये 4 रजिस्टर्स के साथ हमारा कनेक्टेड होगा लाइक दिस। सो यहाँ पर आप इस सब को अरेंज कर लेंगे और ये डेटा लाइन के थ्रू फिर हमारा पास होता है आइदर इन द प्रोसेसर और वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर आप देखें कि जो भी आप एड्रेस देंगे एज लाइक हेयर A0 A1, सो 0 0 0 1 1 0 1 1, जब 0 0 देंगे तो ये लाइन हमारा सेलेक्ट होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स हमारा इनेबल होगा और फिर उसमें से हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं। सो उसी तरीके से जब 0 1 होगा तो ये लाइन होगा, फिर 1 0 होगा तो ये होगा, फिर 1 1 होगा तो ये होगा। सो किस साइज का डिकोडर हम लेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितना है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस ओरिजिनल क्वेश्चन के डेटा को हम लोग मैच करते हैं तो ये यहाँ पे दिया 4K/8। तो डिकोडर का साइज क्या होना चाहिए, तो ए क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस दैट इज कॉल्ड एड्रेस लाइंस हेयर, और 2⁻A क्या होगा, तो डिफरेंट एड्रेसेस एज लाइक यहाँ पर 0 1 2 3 है। तो जब भी यहाँ पे स्पेसिफाई होता है तो वो किस फॉर्म में स्पेसिफाई होता है, तो यहाँ पर
जो ये है हमारा 4k/8, ये हमारा टोटल डिफरेंट एड्रेसेस है। तो इससे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइन एंड नंबर ऑफ डिकोडर इनपुट मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन हमको मिल गया 12। तो जब 12 होगा तो उस समय में हमारा जो आउटपुट लाइन होगा वो हो जाएगा 4096, दैट इज 2 to the power 12. So that is matching with option B. As like I had mentioned, this is MCQ, so that option B is the final answer for this question. And by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the programmable logic array, that is PLA, shown in below figure full stop. The function f is expressed as option A, f is equal to sum of min term 1, 2, 3, 7. Option B, f is equal to product of max term 1, 3, 5, 7. Option C, f is equal to sum of min term 0, 3, 4, 7. Option D, f is equal to product of max term 0, 4, 5, 6. सो अगर आप इस PLA रिलेशन को देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है A इज द MSB, C इज द LSB, और फर्स्ट लाइन के कनेक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है A बार और यहाँ से आ रहा है C। तो फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट हमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड A बार इंटू C। सिमिलरली अगर आप सेकेंड लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ से आ रहा है A बार, यहाँ से आ रहा है B, तो ये सेकेंड एंड गेट हमारा प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, दैट विल बी A बार इंटू B। सिमिलरली अगर आप थर्ड लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ से आ रहा है B और यहाँ से आ रहा है C, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC। अब जैसे कि यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है कि ये तीनों एंड गेट के आउटपुट से, यहाँ पर तीनों एंड गेट के आउटपुट से इस और गेट में इनपुट जा रहा है, तो इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस f इज इक्वल टू A बार इंटू C प्लस A बार इंटू B प्लस BC। सो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है मीन टर्म मैक्स टर्म के फॉर्म में, तो हमको भी इसको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि मीन टर्म मैक्स टर्म मालूम पड़े। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में क्या मिसिंग है, तो B वेरिएबल मिसिंग है, उसके बदले यहाँ पर लिख सकते हैं 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के बदले में B प्लस B बार इंटू C। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड टर्म में क्या मिसिंग है, तो C, तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे तो A बार इंटू B इंटू C प्लस C बार इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है A मिसिंग है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू BC। सो 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं A प्लस A बार इंटू BC। इसको अगर फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, A बार BC प्लस A बार B बार C प्लस A बार B C प्लस A बार B C बार प्लस A B C प्लस A बार B C। सो यहाँ पर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 0 1 1, सो ये हो जाएगा 3, यह है 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, यह है 0 1 1, तो यहाँ पर क्या होगा 3, ये है हमारा 0 1 0, तो ये हो जाएगा 2, और ये है 1 1 1, तो ये हो जाएगा 7, और ये है 0 1 1, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमको मीन टर्म क्या मिला, सो दिस f इज इक्वल टू सम ऑफ मीन टर्म एज ए फर्स्ट इज 1, सो विल राइट हेयर एज ए 1, उसके बाद क्या मिला 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और 3 यहाँ पे 3 बार अपीयर हुआ है, उसके बावजूद भी एज ए मीन टर्म इट विल बी कंसिडर्ड ओनली 1 टाइम, दैट इज 3 हेयर, और उसके बाद क्या मिला 7। सो 1 2 3 7 आर दियर मीन टर्म। तो मैक्स टर्म क्या हो जाएगा, तो मैक्स टर्म जो यहाँ पर मीन टर्म में इंक्लूडेड नहीं है वो डेसिमल वैल्यू इसका मैक्स टर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6। अगर आप फुल सबट्रैक्टर का यहाँ पर फुल सबट्रैक्टर अगर आप चेक करेंगे फॉर A माइनस B माइनस C, तो उसमें जो बोरो का मीन टर्म या मैक्स टर्म आता है वो इससे मैच करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन MSQ से बिलोंग करता है और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दिस सम ऑफ मीन टर्म इज मैचिंग विथ ऑप्शन A,
that f is equal to sum of mean term as 1 2 3 7 और उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0 4 5 6। सो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर एज पर दिस MSQ इज option A and D is the final answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is a dynamic RAM, that is DRAM, is configured in such a way that it has 7 address line in column wise as A0 to A6 and another 7 address lines in row wise as A7 to A13 full stop. The capacity of the DRAM to store the maximum information is fill in the blanks kilobits. So यहाँ पर इसको बनाने से पहले छोटा सा इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 एड्रेस लाइन कॉलम वाइज, 2 एड्रेस लाइन रो वाइज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A0, A1, A2, A3। अगर हमारे पास 4 एड्रेस लाइन है तो यहाँ पर 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। सो दैट टोटल एड्रेसेस विल बी 16 ranging from 0 0 0 then again 0 0 0 1 and so on, it will goes to all ones. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जब ये A3 A2 के वैल्यू को 0 0 लेते हैं तो उस समय में हमारा ये फर्स्ट रो का सिलेक्शन होगा और उसके बाद A0 A1 का वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 लेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम का सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा और जो टोटल इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा इसमें, सो टोटल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड विल बी 16 बिट। सो यहाँ पर ये 16 बिट्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर मेंशन है कि ये कॉलम वाइज जो हमारा एड्रेस लाइन है वो A0 टू A6 है और रो वाइज जो एड्रेस लाइन है वो हमारा A7 टू A13 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ दिस DRAM is written here as a is equal to 2 to the power number of address lines in column wise, so that we can write it here. In this case it is 7, so 2 to the power 7 into number of address lines in row wise, so this is here 2 to the power 7. so इतना बाई इतना का हमारा ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा और इतना हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर्स होगा। सो इसका यूनिट को क्या होगा यहाँ पर, सो इसका यूनिट होगा बिट्स। सो यहाँ पर हमको आंसर चाहिए किलो बिट्स में, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 to the power 7 इंटू 2 to the power 7 डिवाइड बाई 2 to the power 10 कर देंगे। तो अब ये यूनिट चेंज हो जाएगा बिट्स से किलो बिट्स में। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 to the power 14 डिवाइड बाई 2 to the power 10 किलो बिट्स। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 किलो बिट्स। सो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 16 किलो बिट्स। सो ये 16 किलो बिट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा अगर हमारे पास 7x7 का एड्रेस लाइन है एज लाइक A0 टू A6 इन कॉलम वाइज एंड A7 टू A13 एज ए रो वाइज। सो यहाँ पर हमारा जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि NAT से बिलोंग करता है और न्यूमेरिकल वैल्यू इसका चाहिए किलो बिट्स में। सो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा 16। सो यहाँ पर लिखेंगे 16. So the final answer for this question is 16.